नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवेल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ डायल 100 नॉवल का तीसरा पार्ट। इसके बाकी के 2 पार्ट्स आप लोगों ने ऑलरेडी सुन लिए होंगे और उम्मीद है आपको पसंद भी आए होंगे। और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं डायल 100 नॉवल का पार्ट 3। प्रकाश देव सबरवाल की फर्नीचर शॉप लिटन रोड पर स्थित एक 4 मंजिली इमारत में थी। उस इमारत का मालिक भी सबरवाल खुद था। इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर फर्नीचर शॉप थी। पहली मंजिल पर वो अपनी पोती सीमा के साथ रहता था। दूसरी मंजिल उसने फर्नीचर शॉप के 2 सेल्समैनों के हवाले की हुई थी और तीसरी मंजिल के 3/4 से भी ज्यादा भाग में पुराने टूटे फूटे फर्नीचर का हद से बाहर का कबाड़ भरा पड़ा था। सबरवाल एक 70 के पेटे में पहुंचा हुआ उम्र के लिहाज से निहायत तंदुरुस्त वृद्ध था। सीमा उसकी इकलौती जीवित रिश्तेदार थी। सीमा के माँ बाप एक ट्रेन एक्सीडेंट में मारे गए थे और सीमा को बचपन से ही वृद्ध सबरवाल ने पाला था। सीमा तब कोई 22 साल की खूबसूरत युवती थी जो कि जन्म से ही गूंगी बहरी थी, लेकिन जुबान से कुछ कह पाने को लाचार सीमा अपनी झील सी नीली आंखों से बहुत कुछ कह लेती थी और राजीव उसकी आंखों की भाषा पढ़ना सीख चुका था। उसे मालूम हुआ कि उसी के इंतजार में दादा पोती ने तब तक खाना नहीं खाया था। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। भोजन के दौरान राजीव बोला, मैं तो हो सकता था रात भर ना आता। सीमा कहती थी। सबरवाल बोला, तुम जरूर आओगे। राजीव ने सीमा की तरफ देखा। तब तक अपलक राजीव को देखती सीमा ने सकुचाकर सिर झुका लिया। केस ऐसा था, राजीव ने बताया, कि अगर मेरा अफसर मुझ पर मेहरबान ना होता तो मैं आज तो हरगिज भी ना आ पाता। वो हरनबी रोड पर पड़े डाके और कत्ल वाला केस? हाँ, आपको कैसे खबर लगी? हरनबी रोड यहाँ से कोई ज्यादा दूर तो है नहीं। बात उड़ती उड़ती यहाँ पहुँच गए। ओह, यानी कि राजेश गुप्ता का खून करके कुलभूषण ने अपनी एक धमकी तो पूरी कर दिखाई। अभी ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया है जिससे ये कुलभूषण का काम लगे। ये और किसी का काम नहीं हो सकता, वृद्ध पूरे विश्वास के साथ बोला। राजीव खामोश रहा। खुद उसका दिल भी तो यही कहता था। मुझे आज भी हैरानी होती है, वृद्ध बोला, कि कुलभूषण इतना खतरनाक अपराधी, इतना दुर्दांत हत्यारा निकला। जब वो नीचे मेरे शोरूम में सेल्समैन की नौकरी करता था और यहीं ऊपर रहता था तो वो मुझे एक मक्खी भी मार सकने के काबिल नहीं लगता था। यही तो उसका कवर था, तभी तो वो इतना अरसा पकड़ा नहीं जा पाया था। अब पकड़ा जाएगा, यकीनन पकड़ा जाएगा। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कानून की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। जेल की बाबत भी तो यही कहा जाता है कि उसे कोई नहीं तोड़ सकता। उस बात का राजीव के पास जवाब नहीं था, इसलिए उसने अपना पुराना राग अलापा। वो जरूर पकड़ा जाएगा। बढ़िया, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे और तुम्हारे पुलिस के महकमे के साथ है। तभी सीमा ने अपने हाथों से कोई इशारा किया। सीमा पूछ रही है, वृद्ध बोला, वो यहाँ तो नहीं आ जाएगा? यहाँ किस लिए? आखिर वो यहाँ नौकरी करता था, यहाँ रहता था और उसका कुछ सामान आज भी यहाँ पड़ा है। नहीं, वो यहाँ आने की हिम्मत नहीं कर सकता। वो किसी भी ऐसी जगह जाने की हिम्मत नहीं कर सकता जहाँ उसकी सूरत खूब जानी पहचानी रही हो। वो फरार अपराधी है और उसकी गिरफ्तारी पर इनाम है। वो यहाँ आने का हौसला नहीं कर सकता। अपना सामान उठाने की नीयत से तो वो यहाँ आने से रहा। घनश्याम गुप्ता के शोरूम पर पड़े डाके में अगर उसका हाथ है तो पैसे की तो उसे क्या कमी होगी अब, जो वो अपने पुराने सामान का लालच करके यहाँ आएगा। वृद्ध खामोश रहा। राजीव को उसकी आंखों में चिंता के भाव तैरते दिखाई दिए। वैसे तो, राजीव आश्वासन पूर्ण स्वर में बोला, अभी इसी बात का कोई सबूत सामने नहीं आया है कि वो हमारे शहर में है। हो सकता है हकीकतन तो उसने इधर का रुख तक ना किया हो। वो खतरनाक आदमी है। ऐसे आदमी का आज़ाद विचरना समाज के लिए खतरनाक है। वो पकड़ा जाएगा, वो जरूर पकड़ा जाएगा। तुम्हारे इंस्पेक्टर का क्या हाल है? वो भी तो फिक्रमंद होगा कुलभूषण के आज़ाद हो जाने की वजह से। आखिर कुलभूषण ने उसे भी तो जान से मार डालने की धमकी दी थी। इंस्पेक्टर साहब कतई फिक्रमंद नहीं है। उन्होंने ऐसी बहुत धमकियाँ सुनी हुई है और ऐसे बहुत गुंडे बदमाशों के कसबल निकाले हुए हैं। वो कुलभूषण को बखूबी संभाल सकते हैं। क्या वो छुपकर चलाई गई गोली भी संभाल सकता है? क्या वो पीठ पीछे किया गया वार भी संभाल सकता है? इंस्पेक्टर विक्रम सिंह पर पीठ पीछे वार करना या उस पर छुपकर गोली चलाने की कोशिश करना कोई हंसी खेल नहीं होता। तो अब तक इंस्पेक्टर साहब दर्जनों बार मर चुके होते। हर काम की कभी तो पहल होनी ही होती है। आप छोड़िए ये फिक्र, आप खातिर जमा रखिए। देख लीजिएगा
कुलभूषण को कोई फिर गिरफ्तार करेगा तो इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ही करेगा। वो कुछ कर भी रहा है इस बाबत, बहुत कुछ कर रहा है वो। कुलभूषण की तलाश में शहर के अंडरवर्ल्ड को वो छलनी की तरह छान रहा है। आप देख लीजिएगा, आज नहीं तो कल वो कुलभूषण का बच्चा हमारी गिरफ्त में होगा। वृद्ध ने पूर्वक चिंतित भाव में हुंकार भरी। फिर एकाएक वो उठ खड़ा हुआ। तुम लोग बातें करो, मैं तो सोने चला। वृद्ध के वहां से विदा होते ही राजीव और सीमा डाइनिंग टेबल से उठकर सोफे पर जा बैठे। सीमा उसके साथ सटकर बैठ गई। उसने उसके कंधे पर सिर टिका दिया। राजीव हौले हौले उसके रेशमी मुलायम बाल सहलाने लगा। लेकिन उस वक्त राजीव का दिमाग अतीत में कहीं भटक रहा था। उसके मानस पटल पर 3 साल पहले के उस दिन का अक्स उभर रहा था, जबकि वो अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करके बतौर सब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह की मातहत नियुक्त किया गया था। वो ट्रेनिंग के बाद उसकी नौकरी का पहला दिन था, जबकि बाद में जेंटलमैन किलर के नाम से मशहूर हुए कुलभूषण की पहली वारदात की खबर कंट्रोल रूम में पहुंची थी। भाग 2, जेंटलमैन किलर। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने दीवार पर लगी घड़ी पर निगाह डाली। 10 बज चुके थे। उसने एक जोर की जमाई ली और अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। तभी एक युवा इंस्पेक्टर ने कमरे में कदम रखा। विक्टोरिया अस्पताल से फोन आया है साहब। सब इंस्पेक्टर अदब से बोला। क्या हुआ? विक्रम सिंह बोला। खोपड़ी में फ्रैक्चर, एक नौजवान की, एक औरत उसे अस्पताल लेकर आई है। एक्सीडेंट? नहीं साहब, किसी ने उन्हें लूटने की नीयत से नौजवान की खोपड़ी पर पिस्तौल की मूठ का वार किया, बताती है वो। कैसी हालत में है वो? खोपड़ी चटक गई है, लेकिन खतरे से बाहर है। औरत पर कोई वार नहीं हुआ? जी नहीं, लेकिन वो भारी सदमे की हालत में है। जो औरत उस हादसे के बाद घायल को अस्पताल पहुंचा सकती है, वो ऐसे सदमे की हालत में तो नहीं होगी कि बयान ना दे सके। बयान तो दे सकती होगी वो। साहब, आप घर जा रहे थे? आप कहे तो मैं जाऊं तफ्तीश के लिए? नहीं, मैं भी चलता हूं। मैं उधर से ही घर चला जाऊंगा। तुम, क्या नाम बताया था तुमने अपना? राजीव खन्ना सर। हाँ, राजीव खन्ना। राजीव, तुम जीप निकालो, मैं आता हूँ। यस सर। विक्टोरिया अस्पताल में एक्सीडेंट और वायरलेस के इतने केस आते थे कि वहाँ कम से कम 2 पुलिसकर्मियों की स्थायी ड्यूटी रहती थी। वहाँ तैनात हवलदार ने बताया कि घायल युवक का नाम राजेश गुप्ता था और जो औरत उसे वहाँ लाई थी उसका नाम यशोदा माथुर था। वहाँ ड्यूटी पर तैनात हवलदार ने उनकी यशोदा माथुर से मुलाकात का इंतजाम किया। यशोदा माथुर पोशाक और रखरखाव दोनों से रईस लगने वाली विवाहित औरत निकली। उम्र में वो 30-32 साल से हरगिज कम नहीं थी, लेकिन 20 की लगने की जी तोड़ कोशिश करती मालूम होती थी। विक्रम सिंह ने उसे अपना और अपने मातहत सब इंस्पेक्टर का परिचय दिया। अब विक्रम सिंह बोला, बराए मेहरबानी बताइए क्या हुआ था? इंस्पेक्टर, वो बोली, कुछ भी बताने से पहले मैं आपसे एक गारंटी चाहती हूँ। क्या? ये कि तमाम मामले में मेरा नाम ना आए। ऐसा कैसे हो सकता है? आपके साथी नौजवान की खोपड़ी पर भीषण प्रहार हुआ है, वो मर भी सकता है। मुझे बताया गया है कि अब वो खतरे से बाहर है, फिर भी बिना कुछ सुने ऐसी कोई गारंटी हम नहीं कर सकते। फिर तो मैंने गलती की। वो बड़बड़ाई कि मैं उसे सरकारी अस्पताल में लाई। आप उसे किसी भी अस्पताल या नर्सिंग होम में लेकर जाती, खबर पुलिस तक जरूर पहुंचती। लेकिन यहाँ तो लोग हमारे साथ ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे हम दोनों गिरफ्तार हों। ऐसी कोई बात नहीं। मैं नहीं चाहती कि मेरा नाम इस मामले में घसीटा जाए। पूरी बात सुनने से पहले हम आपकी एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। अगर मैं कोई बयान देने से इनकार करूँ तो बतौर मटेरियल विटनेस मुझे आपको हिरासत में लेना होगा। क्या? जी हाँ, आप एक अपराध की चश्मदीद गवाह हैं। आपका बयान अपराधी की गिरफ्तारी में मददगार साबित हो सकता है। बयान देने से इनकार करने की सूरत में मुझे आपको हिरासत में लेकर थाने ले जाना पड़ सकता है और वहाँ से विक्रम सिंह अर्थपूर्ण स्वर में बोला, आपकी रिहाई में बहुत वक्त लग सकता है। ये तो धांधली है। विक्रम सिंह ने प्रतिवाद न किया। आप जानते नहीं हैं मैं कौन हूँ? जानते तो नहीं हैं, आप बताएंगी तो अब जान जाएंगे। मैं डॉक्टर A.N. माथुर की बीवी हूँ। आनंद नारायण माथुर? वही, डॉक्टर आनंद नारायण माथुर निश्चय ही बड़ा आदमी था। वो प्रसिद्ध स्पेस साइंटिस्ट था और 40 साल की अल्पायु में ही भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से सुशोभित किया जा चुका था। घायल नौजवान से आपकी क्या रिश्तेदारी है? वो मेरा फ्रेंड है। आई सी। इस फ्रेंडशिप का आप कोई उल्टा सीधा मतलब मत लगा लीजिएगा। नहीं लगाएंगे। दरअसल मेरे हस्बैंड को मेरी और राजेश की फ्रेंडशिप की वाकिफियत नहीं है। युवक का नाम राजेश है? जी हाँ, राजेश गुप्ता। आपके पति आजकल नगर में नहीं है? जी नहीं, वे बम्बई में हैं। यहाँ तो वे महीने में मुश्किल से 10 दिन ही रह पाते हैं। आई सी। पीछे मुझे अक्सर अकेली रहना पड़ता है। अकेली बोर हो रही होती हूँ, इसलिए कभी कभार राजेश के साथ सैर के लिए निकल जाती हूँ। आपको डर है कि राजेश से आपकी मित्रता का आपके पति कोई गलत मतलब लगा सकते हैं? जी हाँ, यही बात है।
इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि मेरा नाम ना घसीटा जाए। फिर तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। शुक्रिया, वो चैन की सांस लेती हुई बोली। फिर मुझे क्या फिक्र है, फिर तो आप जो मर्जी पूछिए मुझसे। सैर के लिए किधर गई थी? बीच की तरफ। आज मौसम सुहाना था, ठंडी हवा चल रही थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए कार पर हम बीच की तरफ निकल गए थे। पर वारदात कहाँ हुई थी? बीच पर? जी नहीं, कार्टर रोड पर। बीच के करीब के घने पेड़ों से ढकी वो उजाड़ सड़क जो लवर्स लेन के नाम से बेहतर जानी जाती है। जी हाँ, वो संकोचपूर्ण स्वर में बोली। वही। आई सी। दरअसल हम उस सड़क से गुजर रहे थे तो मैंने थोड़ी देर के लिए वहाँ कार रोक दी थी। कार आप चला रही थी? जी हाँ। कार वहाँ क्यों रोकी थी आपने? बातें करने के लिए। दरअसल मुझे चलती कार में बात करने का मज़ा नहीं आता। वहाँ आप कितनी देर रुकी थी? मुश्किल से 2 या 3 मिनट हुए होंगे। मैंने तो कार रोकी ही थी कि वो आन धमका था। कौन? वो डकैत? जी हाँ। फिर कैसे आन धमका था वो? हम बातों में मग्न थे कि एक आदमी वहाँ प्रकट हुआ। वो यूं दबे पाँव वहाँ आया था कि जब तक वो हमारे सिर पर ना आन धमका तब तक हमें उसके आगमन की खबर नहीं हुई थी। आते ही उसने हमारी तरफ एक पिस्तौल तान दी और हमें कार से बाहर निकलने का आदेश दिया। वो आपको लूटना चाहता था? जाहिर है। देखने में कैसा था वो? एकदम जेंटलमैन, बोलचाल के अंदाज से भी और लिबास से भी एकदम जेंटलमैन लगता था वो। जब उसने हमें कार से बाहर निकलने को आदेश दिया था तो उसने प्लीज तक कहा था, यानी कि पढ़ा लिखा भी था। लगता तो था। उसका कद काट, हुलिया। वो 35 साल का अच्छी तंदुरुस्ती वाला आदमी था। कद 5.5 फुट रहा होगा। चेहरे पर वो एक मोटे काले फ्रेम वाला चश्मा लगाए था। अपनी करतूत से मेल खाते कोई हिंसक भाव उसके चेहरे पर नहीं थे। उल्टे वो तो बड़ा खुश मिजाज लग रहा था। लगता ही नहीं था कि वैसा आदमी किसी को चोट भी पहुंचा सकता था, बावजूद हाथ में थमी पिस्तौल के। जी हाँ, पिस्तौल तो उसके हाथ में हमें कोई मजाक मालूम हुई थी। इसी बात से तो राजेश धोखा खा गया और ये समझ बैठा कि उस आदमी से वो बड़ी आसानी से निपट सकता था। वो तो एकाएक बड़े विश्वास के साथ उस आदमी की पिस्तौल पर झपट पड़ा था। फिर क्या? पलक झपकते ही सामने आ गया कि हमने उसके जेंटलमैनली रुख को कितना गलत समझा था। गाज गिरने जैसी फुर्ती से उसने राजेश की खोपड़ी पर पिस्तौल का वार किया। अगले क्षण राजेश कटे वृक्ष की तरह उसके कदमों पर गिर पड़ा था। मैंने चीखने के लिए मुंह खोला तो उसने मेरे मुंह में पिस्तौल की नाल घुसेड़ दी। फिर पहली बार मुझे उसके चेहरे पर हिंसक भाव दिखाई दिए। आपको उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था? हाँ, आखिर आज पूर्णमासी है, पूरे चांद की रात है आज। फिर वो बोला कि अगर मैंने चीखने की कोशिश की तो वो मेरा भेजा उड़ा देगा। मैंने उसे कहा कि मैं नहीं चीखूंगी। तब कहीं जाकर उसने मेरे मुंह से पिस्तौल की नाल निकाली। फिर उसने मेरा हैंडबैग छीन लिया और उसमें से सारे नोट निकाल लिए। उसने मेरी सोने की चूड़ियाँ, अंगूठी और बूंदे भी उतरवा लिए। फिर उसने राजेश की अंगूठी उतार ली और उसका बटुआ निकालकर उसमें से सारे नोट निकाल लिए। फिर उसने दोबारा पिस्तौल मेरी तरफ तानकर मुझे वार्निंग दी, 5 मिनट यहाँ से हिलने की कोशिश न करना, वरना मैं वापस आकर तुम दोनों को शूट कर दूंगा। फिर वो वहाँ से चला गया। कैसे? पैदल? हाँ। उसके पास कार या कोई सवारी नहीं थी तो उसने कहीं दूर सड़क के मोड़ पर खड़ी की होगी। मुझे तो वहाँ से पैदल ही जाता दिखाई पड़ा था। फिर क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब, जो गत वो राजेश की बना गया था और जैसी खूंखार धमकी उसने मुझे दी थी उसकी वजह से 5 मिनट तो मेरी अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं हुई थी। फिर जब मुझे इस बात की गारंटी हुई कि वो लौट कर नहीं आने वाला था तो मैं अपनी जगह से हिली और राजेश की तरफ आकर्षित हुई। वो खून से लथपथ बेहोश सड़क पर पड़ा था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे उठाकर कार में लादा और उसे यहाँ ले आई। यहाँ आपकी उससे कोई बात हुई? नहीं, वो तो बेहोश पड़ा है। ऑन ड्यूटी डॉक्टर ने मुझे बताया है कि प्रहार उसकी खोपड़ी पर बहुत भीषण पड़ा है। वो बहुत नौजवान ना होता तो कुछ का कुछ हो गया होता। बहुत नौजवान क्या मतलब? छोटा है ना वो उम्र में। इस उम्र का लड़का ऐसी चोट भी झेल जाता है जो कोई पक्की उम्र का आदमी नहीं झेल सकता था। वो आपसे छोटा है? हाँ, पता नहीं क्या बात है, कम उम्र नौजवान कुछ ज़्यादा ही आकर्षित होते हैं मेरी तरफ। मेरी सूरत से भी धोखा खा जाते हैं ना वो। मैं अपनी उम्र से बहुत छोटी जो लगती हूँ। आपके ख्याल से कितनी उम्र होगी मेरी? विक्रम सिंह ने जवाब न देने में ही शराफत जानी। मैं 28 की हूँ, वो गर्वपूर्ण स्वर में बोली, लेकिन लोग समझते हैं मुझे 20 से भी कम। और आपके बॉयफ्रेंड की, मेरा मतलब है सिर्फ फ्रेंड की, क्या उम्र है? 22 साल। राजेश गुप्ता के बारे में अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि वो अगली दोपहर तक बयान देने के काबिल नहीं होने वाला था। इंस्पेक्टर के आदेश पर राजीव ने अस्पताल से हेडक्वार्टर फ़ोन किया और पुलिस टेक्निकल एक्सपर्ट्स को कार्टर रोड पहुंचने का आदेश दिया। फिर वे खुद भी यशोदा माथुर को साथ लेकर घटनास्थल पर पहुंचे। रास्ते में इंस्पेक्टर के सवाल के जवाब में यशोदा ने बताया कि जेवर और नकदी दोनों को मिलाकर अपराधी ने उन्हें कोई 15,000 रुपये की चोट पहुंचाई थी। पुलिस के टेक्नीशियन वहां पहले ही पहुंच चुके थे।
प्रत्यक्ष वो सड़क सुनसान मालूम होती थी, लेकिन ब्लिंकर चमकाती और सायरन बजाती पुलिस गाड़ियां जब वहां पहुंची तो एकाएक कई अंधेरे झुरमुटों से निकली कई कारें और मोटरसाइकिल सड़क पर प्रकट हुई और आनन फानन वहां से कूच कर गई। आखिर लवर्स लेन जो थी वो यशोदा ने घटनास्थल दिखाया। वहां राजेश गुप्ता का बटुआ, जिसमें से नोट निकालकर अपराधी ने उसे वहां फेंक दिया था, अभी भी पड़ा था। प्रत्यक्ष राजेश को उठाते वक्त वो बटुआ उठाने की सूझ यशोदा को नहीं रही थी। बटुआ पुलिस के फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ने अपने अधिकार में कर लिया। वो बटुआ अपराधी ने हैंडल किया था, इसलिए उस पर उसकी उंगलियों के निशान मिलने की संभावना थी। पूरे चांद की रोशनी में समीपी भुरभुरी जमीन में बने टायरों के निशान चमक रहे थे। यशोदा ने तस्दीक की कि वो वही जगह थी जहां उसने कार खड़ी की थी। वहां दाएं अगले टायर के निशान के करीब पिए हुए सिगरेटों के 4 टुकड़े पड़े थे। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने एक टुकड़ा उठाकर उसका मुआयना किया तो पाया कि उस पर लिपस्टिक के निशान थे। वैसे निशान बाकी 3 टुकड़ों पर भी थे। बाईं तरफ के अगले टायर के निशान के करीब वैसे 6 टुकड़े पड़े थे, लेकिन उन पर लिपस्टिक नहीं लगी थी। प्रत्यक्ष, राजेश और यशोदा वहां इतना समय ठहरे थे जितने में राजेश ने 6 और यशोदा ने 4 सिगरेट पिए थे। विक्रम सिंह की इल्जाम लगाती निगाह यशोदा पर पड़ी। उसकी निगाह झुक गई। फिर वो दबे स्वर में बोली, मुझे वक्त का सही अंदाजा नहीं, शायद हम कदरन ज्यादा देर यहाँ ठहरे थे। शायद, इंस्पेक्टर सुस्त स्वर में बोला। घटनास्थल से कोई और सबूत न मिल सका, लेकिन फिर भी रूटीन के तौर पर वहां की कुछ तस्वीरें खींची गई। अब इंस्पेक्टर फिर यशोदा से संबोधित हुआ। आज की तारीख में पुलिस का आपसे एक आखिरी सवाल है, पूछिए वो भी। यशोदा बोली, ये आक्रमणकारी आपकी कल्पना की उपज तो नहीं? क्या मतलब? वो सक पकाई। आप यहाँ 2-3 मिनट नहीं, कम से कम आधा घंटा ठहरी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी लड़के से कोई तकरार हुई हो, गुस्से में आकर आपने ही उसके सिर में कुछ दे मारा हो और बाद में अपनी उस हरकत को कवर करने के लिए उस पिस्तौल वाले बटमार की कहानी गढ़ ली हो और अपने जेवरात और रुपया भी खुद लूट लिया हो? वो व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोली। और राजेश का बटुआ भी मैंने खाली किया हो? वो सब आपने अपनी पिस्तौल वाले बटमार की कहानी को बल देने के लिए किया हो सकता है। हमारे सामने इस बात का कोई सबूत नहीं है। यहाँ से आप सीधी अस्पताल ही पहुंची थी। मैं सीधी अस्पताल ही पहुंची थी। दैट्स वेरी गुड। और जिस पर मैंने खुद वार किया हो, अस्पताल पहुंचाने की मुझे क्या जरूरत पड़ी थी? क्योंकि वार आपकी उम्मीद से ज्यादा भीषण हो गया था और आपको लड़के की जान को खतरा दिखाई देने लगा था। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। मैंने जो बयान दिया है वो 100% सच है। जानकर खुशी हुई। अगले रोज दोपहर तक पुलिस ने अपने रिकॉर्ड में से कोई 40 ऐसे व्यक्तियों की तस्वीर निकाली जो कि यशोदा द्वारा बयान किए अपराधियों के हुलिये से किसी हद तक मेल खाती थी। रिकॉर्ड से पता चला कि उनमें से 19 आदमी उस तारीख में भी जेल में थे। राजेश के बटुए पर से जो उंगलियों के निशान उठाए गए थे वो 2 प्रकार के थे। एक जो कई जगह पाए गए थे वो साफ थे। दूसरी प्रकार में से केवल एक ही प्रिंट जो कि अंगूठे का मालूम होता था साफ था। बाकी सब दूसरे निशानों में गड़मड़ और धुंधलाए हुए थे। प्रत्यक्ष ज्यादा वाले निशान बटुए के मालिक के थे, अलबत्ता उसकी तस्दीक होनी बाकी थी। दूसरे इकलौते निशान का रिकॉर्ड में मौजूद नॉन क्रिमिनल्स के निशानों से मिलान करना लंबा और बड़े सब्र का काम था और एक इकलौते निशान का नतीजा गलत भी निकल सकता था। पक्की शिनाख्त के लिए कम से कम 3 उंगलियों के निशान उपलब्ध होना जरूरी माना जाता था। वैसे शिनाख्त एक निशान के दम पर भी हो सकती थी, लेकिन उस भागीरथ प्रयत्न में 6 महीने से लेकर 1 साल तक का वक्त लग सकता था। 21 नॉन क्रिमिनल्स की तस्वीरों पर निगाह डालने के लिए मिसेज यशोदा माथुर को थाने तलब किया गया। तस्वीरें देखने के बाद उसने पूरी गारंटी के साथ कहा कि उनमें से कोई भी तस्वीर उस शख्स की नहीं थी जिसने पिछली रात राजेश गुप्ता पर हमला किया था। उसको अंदाजन कुछ और भी तस्वीरें दिखाई गई, लेकिन कोई बात नहीं बनी। शाम को इंस्पेक्टर विक्रम सिंह अपने मातहत सब इंस्पेक्टर राजीव खन्ना के साथ विक्टोरिया हॉस्पिटल पहुंचा। राजेश गुप्ता एक निहायत खूबसूरत और खुश मिजाज नौजवान निकला। उसका सारा सिर पट्टियों से ढका हुआ था और बहुत खून बह जाने की वजह से उसका चेहरा कागज की तरह सफेद लग रहा था। अपनी उस हालत में भी वो हंस रहा था और नर्स के साथ चुहलबाजी कर रहा था। दोनों पुलिस अधिकारियों ने उसे अपना परिचय दिया। अब कैसी तबीयत है? विक्रम सिंह ने सहानुभूतिपूर्ण स्वर में पूछा। ठीक है, वो बोला, लेकिन सिर में ऐसा दर्द हो रहा है जैसे खोपड़ी के भीतर बम छूट रहे हो। ठीक हो जाएगी वो भी, अभी ताजी ताजी चोट है ना। आप मेरा बयान लेना चाहते हैं ना? हाँ, लेकिन पहले हम तुम्हारा परिचय प्राप्त करना चाहते हैं। नाम तो हम तुम्हारा जानते हैं। करते क्या हो? पढ़ते हो क्या? जी नहीं, बिजनेस करता हूँ। क्या बिजनेस करते हो? हरनबी रोड पर हमारी जेवरात की दुकान है, गुप्ता ज्वेलर्स के नाम से। मैं और मेरे बड़े भाई घनश्याम गुप्ता वो दुकान चलाते हैं। रहते कहाँ हो? कपूर कॉलोनी के एक फ्लैट में। अपने भाई के साथ? जी नहीं, मेरे भाई साहब तो लिंक रोड पर रहते हैं अपनी बीवी के साथ। तुम विवाहित हो? नहीं, मैं अकेला रहता हूँ।
अकेले हो तो अपने भाई के साथ क्यों नहीं रहते? मेरी अपनी भाभी से बनती नहीं है। यशोदा से कैसे यारी हो गई? बस हो गई। वो एक आंख दबाकर तनिक हंसा। दरअसल वो हमारे शोरूम में आया करती थी। शौकीन औरत है। मैं शौकीन औरतों का शौकीन लड़का हूँ। वो तुमसे उम्र में इतनी बड़ी है तो क्या हुआ? मैंने कौन सी उससे शादी करनी है? कल क्या हुआ था? यशोदा ने नहीं बताया? बताया है, लेकिन मैं तुम्हारी जुबानी भी सुनना चाहता हूँ। सुनाने को कुछ खास नहीं है। हम लोग कार्टर रोड पर कार में बैठे हुए थे कि प्रेत की तरह चुपचाप वो पिस्तौल वाला हमारे सिर पर पहुंच गया था। आते ही उसने हमें कार से बाहर निकलने का हुक्म दंदना दिया। मुझे वो बिल्कुल लल्लू सा आदमी लगा। पिस्तौल भी ऐसे झोलझाल ढंग से थामे हुए था जैसे जिंदगी में पहली बार ऐसा किया हो। बस उसकी इन्हीं बातों से मैं धोखा खा गया और उस पर झपट पड़ने की जरूरत कर बैठा। फिर क्या? वो हरामजादा तो ना लल्लू निकला और ना झोलझाल। इंस्पेक्टर साहब, जो फुर्ती उसने मेरी खोपड़ी पर वार करने में दिखाई थी वो बेमिसाल थी। मेरी खोपड़ी पर वार हो भी चुका था तो मुझे खबर लगी थी कि क्या हो गया था। तुमने सूरत देखी थी उसकी? हाँ, खूब अच्छी तरह से। हाँ, यानी कि उसे कभी दोबारा देखोगे तो पहचान लोगे? हाँ, फौरन। जरा हुलिया बयान करो तो उसका। उसने वही हुलिया बयान किया जो वे यशोदा से सुन चुके थे। उसके भद्र पुरुष होने पर राजीव ने भी विशेष जोर दिया था। तभी डॉक्टर ने आकर आदेश दिया कि अब पेशेंट को अकेला छोड़ दिया जाए। 2 रात बाद पिस्तौल वाले भद्र पुरुष का दूसरा कारनामा सामने आया। उस रात नॉर्थ शोर को जाती तन्हा सड़क पर कार में बैठा जोड़ा उसका शिकार बना। उस बार उसके शिकारों को कोई चोट ना पहुंची और वो लूट भी केवल 1200 रुपये नकद सका। संयोगवश उसका शिकार वो जोड़ा कोई जेवर नहीं पहने हुए था। उस जोड़े ने भी पिस्तौल वाले के जेंटलमैनली व्यवहार और दब्बू स्वभाव पर विशेष जोर दिया। मर्द ने कहा कि उसे बराबर लगा था कि अगर वो उस पर झपट पड़ता तो वो बड़ी आसानी से उस पर काबू पा सकता था। वो खुशकिस्मत था जो उसने अपनी इस अंत प्रेरणा पर अमल नहीं किया। अगले हफ्ते में नगर के 3 विभिन्न जगहों पर उसकी उसी विशिष्ट कार्य प्रणाली पर आधारित 3 वारदातें और हुई। हर बार वो दबे पांव चलता किसी खड़ी कार के करीब पहुंचा, पिस्तौल दिखाकर अपने शिकारों को लूटा, उन्हें शोर न मचाने की चेतावनी दी और फिर जैसे पैदल चलता वो वहां पहुंचा था वैसे ही पैदल चलता वो वहां से रुखसत हो गया। हर बार उसके शिकारों की कार किसी ऐसी तन्हा जगह खड़ी होती थी जहां के आसपास ना कोई दूसरा वाहन होता था और ना कोई दूसरा शख्स। वो कार हमेशा किसी ऐसी जगह खड़ी चुनता था जहां से कोई मोड़ करीब होता था और जहां पहुंचकर वो दृष्टि से ओझल हो जाता था। वहां मोड़ पर उसका कोई वाहन खड़ा होता था तो वो कम से कम उसके किसी शिकार को नहीं दिखता था। और किसी केस में क्योंकि किसी फौजदारी की नौबत नहीं आई थी इसलिए उसकी तफ्तीश एसएसआई और हवलदारों से ऊपर तक ना उठ सकी। उन्हीं दिनों राजेश गुप्ता भी अस्पताल से छुट्टी पाकर घर चला गया। पहली वारदात के कोई 10 दिन बाद एक सुबह एसपी ने इंस्पेक्टर विक्रम सिंह और सब इंस्पेक्टर राजीव खन्ना को अपने ऑफिस में तलब किया। जो केस एसपी ने बताया हमारी तरफ से ठंडा पड़ता जा रहा है। एकाएक आईजी साहब उसमें दिलचस्पी दिखाने लगे हैं। उस केस की बाबत उन्होंने कल शाम मुझे तलब किया था। आप किस केस की बात कर रहे हैं? विक्रम सिंह बोला। मैं प्रेमी युगल जोड़ियों को पिस्तौल दिखाकर लूटने वाले डकैत के कारनामों की बात कर रहा था। अब तक कितनी बार वो वार कर चुका है? 5 बार। आप लोगों ने अभी तक कुछ किया? नहीं। क्यों? क्योंकि करने लायक कुछ है ही नहीं। ये सब लूटमारी की मामूली घटनाएं हैं। उसने अपने एक शिकार पर वार भी किया था, सिर्फ पहली बार। वो शिकार भी अब ठीक होकर घर चला गया है। आईजी साहब चाहते हैं कि वो डकैत फौरन गिरफ्तार होना चाहिए। कैसे? जादू के जोर से? एसपी ने उसे घूर कर देखा। विक्रम सिंह ने उसके सिर के ऊपर लगी वॉल क्लॉक पर अपनी निगाह टिका दी। नहीं, जादू के जोर से नहीं, एसपी बोला। महकमे की मेहनत से, कोशिश से, शिद्दत से। विक्रम सिंह खामोश रहा। इंस्पेक्टर, उस अपराधी में एक ऐसी विशेषता है जिसका हर शिकार ने अपने बयान में जिक्र किया है। तुम जानते हो वो विशेषता क्या है? जानता हूँ। क्या जानते हो? हर किसी ने उसे बड़ा सभ्य, शरीफ और दब्बू बताया है। हर किसी ने उसे ऐसा जेंटलमैन बताया है जिसके हाथ में पिस्तौल होने के बावजूद किसी के मन में खौफ नहीं पैदा होता। करेक्ट। हर किसी ने कहा है कि उसे लगता था कि अगर वो उस पर झपट पड़ता तो वो बड़ी आसानी से उस पर काबू पा सकता था। एक जने ने जब हकीकतन ऐसी कोशिश की थी तो उसका क्या अंजाम हुआ था ये हम सब जानते हैं। जी हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि वो अपराधी जेंटलमैन लगता ही है, असल में है नहीं। असल में वो बहुत ही खतरनाक है और बेहिचक खून तक भी कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि आने वाले दिनों में उसका कोई शिकार उसकी सूरत से धोखा खाकर कोई गैर जरूरी बहादुरी दिखा सकता है। वो उस अपराधी को अपनी गिरफ्त में ले लेने का काम चुटकियों में हो जाने वाला समझकर उस पर झपट सकता है और अपनी जान से हाथ धो सकता है। आईजी साहब का कहना है कि इससे पहले कि ये मामूली होल्डअप के केस कत्ल के केस बन जाए, हमें उस अपराधी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए।
अब क्या मुझे खाका खींचकर समझाना होगा कि आप लोगों को क्या करना है? जी नहीं। गुड, अब आप लोग जा सकते हैं। तब तक जो 5 वारदात हुई थी उनमें से 3 विक्रम सिंह के इलाके में हुई थी, इसलिए उसे उस अपराधी के लिए ज़्यादा जिम्मेदार माना गया था। दोपहर में विक्रम सिंह ने बाकी 2 थानों के अध्यक्ष इंस्पेक्टरों से एक मीटिंग की, जिसमें विचार विमर्श का विषय यही था कि अपराधी को कैसे पकड़ा जाए। अपराधी का क्योंकि कोई निर्धारित कार्यस्थल नहीं था, इसलिए उसके लिए जाल फैलाना भी टेढ़ी खीर थी। प्रेमी युगल जोड़ियों में मशहूर सारे शहर का तनहा जगह को कवर करने के लिए बहुत आदमी दरकार थे, और मौजूदा हालत में इतने ज़्यादा आदमियों का इंतजाम मुश्किल था। अंत में यही फैसला हुआ कि गश्त का तरीका अपनाया जाए और ये उम्मीद की जाए कि कभी कहीं संयोग से वो अपराधी अपनी कारगुजारी करता उन्हें दिखाई दे जाएगा। इस काम के लिए 6 कारों का विशेष इंतजाम किया गया और गश्त का समय शाम 8 बजे से लेकर आधी रात तक का निर्धारित किया गया। पिछली 5 वारदातें वक्त के इसी वक्फे के बीच हुई थी, लेकिन गश्त के इस इंतजाम के बावजूद वो पिस्तौल वाला भद्र पुरुष 2 वारदात और करने में कामयाब हो गया। बरसात की एक रात को इंस्पेक्टर विक्रम सिंह अपने माता सब इंस्पेक्टर राजीव खन्ना के साथ खुद भी गश्त पर था। ताज़ी हुई 2 वारदातों की रूह में गश्त का सिलसिला छोड़ नहीं दिया गया था। गश्त को और व्यापक बनाने के लिए साधन नहीं थे, ये बात एसपी बखूबी जानता था, लेकिन फिर भी वो गिरफ्तारी के लिए उतावला हो रहा था। इसलिए आजकल विक्रम सिंह खुद भी गश्त लगा रहा था। आज की रात उस भद्र पुरुष की करतूत के लिए ज़्यादा मुफीद है, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह बोला। क्यों? राजीव कार चलाता हुआ बोला। बरसात में रास्ते सुनसान जो हो जाते हैं, प्रेमी जोड़े भी तो बरसात में नहीं निकल पाते होंगे। ये तो मामूली बरसात है बरखुरदार, प्यार करने वाले तो आंधी तूफानों में भी नहीं रुकते। साहब, गुस्ताखी की माफ़ी मिले तो कुछ अर्ज करूं। करो। शादी आपने भले ही नहीं की, लेकिन प्यार का आपको अच्छा तजुर्बा मालूम होता है, तभी आपको इतनी कांटे की बात मालूम है। इंस्पेक्टर ने घूर कर अपने मातहत को देखा। साहब, राजीव बोला, ये न भूलिए कि आप पहले ही मेरी खता माफ़ कर चुके हैं। इंस्पेक्टर खामोश रहा। उसने राजीव पर से निगाह हटा ली। वैसे आज ये तो बताइए कि आपने शादी क्यों नहीं की? किसने कहा मैंने शादी नहीं की है? लोग कहते हैं कि आप बैचलर हैं। बैचलर नहीं, विधुर हूँ। जी, शादी की उम्र में शादी की थी मैंने। एक बड़ी शरीफ और निष्ठावान लड़की से शादी की थी मैंने। अब कहाँ है हमारी भाभी? मर गई। शादी के 6 महीने के बाद ही मर गई। तब मर गई जबकि उसके पेट में 5 महीने का गर्भ था। कैसे मर गई? एक गुंडे ने मार डाला। मुझसे बदला उतारने के लिए उसने बल प्रदर्शन मेरी बीवी पर किया। वो घर से निकलकर मोड़ तक दूध लेने गई थी कि एक ट्रक सड़क पर से आया और उसे कुचलता हुआ गुजर गया। ओह, राजीव गमगीन स्वर में बोला। आपने दोबारा शादी नहीं की? नहीं की। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई गुंडा बदमाश मुझ पर वार करने के लिए मेरी बीवी को हथियार बनाए। किसी बेगुनाह की जान मेरी वजह से क्यों जाए? पुलिस की नौकरी मैं छोड़ नहीं सकता। नौकरी नहीं छोड़ सकता, इसलिए अपने कर्तव्य का पालन भी नहीं छोड़ सकता। जिन लोगों को मैंने जेल की हवा खिलाई है, जिनके गंदे घिनौने गैरकानूनी धंधे मैंने बंद करवाए हैं, अगर उनमें से कोई बदला उतारने के लिए जान लेना चाहता है तो मेरी जान ले। मेरे परिवार की जान किस लिए ले कोई? मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि मैं मरूँ तो पुलिस की नौकरी में मरूँ, अपना कर्तव्य निभाते हुए मरूँ, अपनी वर्दी की, अपने 3 सितारों की लाज रखते हुए मरूँ। भगवान ना करे कि ज़िंदगी में कभी मुझे ये सुनना पड़े कि इंस्पेक्टर विक्रम सिंह फला अपराधी को पकड़कर सजा दिला सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। फला फला धंधा बंद करवा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो फला साहब, राजीव बीच में बोल पड़ा। आगे एक कार खड़ी है। उस वक्त वे सेंट्रल पार्क की 4 दीवारी के साथ साथ बनी तन्हा सड़क से गुजर रहे थे। कार की हेडलाइट में विक्रम सिंह को सामने एक नई मारुति वैन खड़ी दिखाई दी। वैन का दाईं ओर का अगला दरवाज़ा खुला था और वैन भीतर से खाली मालूम होती थी। वो सड़क से नीचे उतरी हुई पार्क की दीवार के साथ कच्चे में खड़ी थी। राजीव ने रफ्तार कम कर दी। जब पुलिस की कार वैन के पहलू में पहुंची तब वो सड़क पर बस रेंग ही रही थी। कार में वाकई कोई नहीं था। राजीव ने वैन के आगे ले जाकर अपनी कार को रोका। दोनों कार से निकले। राजीव ने हाथ में एक शक्तिशाली टॉर्च ले ली और विक्रम सिंह ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर। राजीव ने टॉर्च की रोशनी वैन के भीतर आगे पीछे हर तरफ फिराई। वैन वाकई खाली था। वैन के खुले दरवाजे के करीब गीली जमीन पर जनाने और मर्दाने जूतों के निशान बने साफ दिखाई दे रहे थे। उससे थोड़ा परे जमीन पर जूतों के निशान यूं गड़मड़ थे जैसे वहां कोई हाथापाई हुई हो। मर्दाने जूतों का एक जोड़ा निशान कच्चे से हटकर पक्की सड़क पर पहुंचे साफ दिखाई दे रहे थे। पक्की सड़क पर जूतों के निशान नहीं बन पाए थे। वे वैन के पृष्ठभाग में पहुंचे। उधर जमीन पर रोशनी डालते ही राजीव के मुंह से शिस्कारी निकल गई। साहब, वो धीरे से बोला, आईजी साहब को जिस बात का डर था वो हो ही गई। हाँ, विक्रम सिंह गंभीरता से बोला, खून कर ही दिया पट्टे ने, और एक का नहीं, दोनों का। वहाँ पानी से भीगी कच्ची जमीन पर 2 मानव शरीर पड़े थे। मर्द कोई 25 साल का कड़क नौजवान था जो मिलिट्री के कैप्टन की यूनिफॉर्म पहने था।
वो पीठ के बल पड़ा था और उसकी पथराई हुई आंखें आसमान की तरफ उठी हुई थी। उसकी खोपड़ी तरबूज की तरह खुली पड़ी थी और उसके भीतर से उसका भेजा तक बाहर निकला दिखाई दे रहा था। इस बात में संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि वो मर चुका था। लड़की अपने एक पहलू के बल यूं पड़ी थी कि उसका सिर युवक की छाती पर टिका हुआ था। वो उम्र में 20-22 साल से ज़्यादा की नहीं थी। उसके बाल कटे हुए थे और वो एक टाइट जीन्स और स्कीवी पहने हुए थी। उसकी स्कीवी खून से रंगी हुई थी। विक्रम सिंह ने नीचे झुककर उसकी नब्ज देखी। जिंदा है, एकाएक वो उत्तेजित स्वर में बोला। अभी जिंदा है, एम्बुलेंस तलब करो, फौरन फौरन, जल्दी करो, अरे हिलो यहाँ से। राजीव फौरन पुलिस कार की तरफ भागा। विक्रम सिंह फिर लड़की के शरीर पर झुक गया। लड़की के कंधे में गोली लगी थी। उस वक्त जख्म से खून नहीं बह रहा था, अलबत्ता बह बहुत चुका था। वो अचेत थी, इसलिए उसकी सांसें बड़े व्यवस्थित रूप से चल रही थी। राजीव वापस लौटा। एम्बुलेंस आ रही है, वो बोला। मैंने रोड ब्लॉक का इंतजाम करने के लिए भी कह दिया है। रोड ब्लॉक करने से कोई फायदा नहीं होगा, विक्रम सिंह बोला। यहाँ खून बहना बंद हो चुका है और जो बहा है वो सूखने लगा है। ये वारदात हुए कम से कम आधा घंटा हो गया है। अब रोड ब्लॉक से कुछ हासिल नहीं होने वाला। ओह, और फिर हमें तो ये भी नहीं मालूम कि वो कोई वाहन चला भी रहा था। हो सकता है वो पैदल ही हो। पैदल को रोकने के लिए ब्लॉक किस काम आएगा? यू आर राइट सर। लेबोरेटरी में फ़ोन किया? हाँ, फोटोग्राफर, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट सब आ रहे हैं। सड़क के मोड़ पर पहुंच जाओ। सब लोग यहीं दौड़े चले आए तो ज़मीन पर बने पैरों के निशानों का सत्यानाश हो जाएगा। यस सर। राजीव मोड़ की तरफ दौड़ा। तभी दूर कहीं पुलिस के सायरन की आवाज़ गूंजी। एम्बुलेंस पहुंची। लड़की को एहतियात से एम्बुलेंस में लादा गया। एम्बुलेंस के साथ आए डॉक्टर ने उसके जख्म का मुआयना किया और फिर उसे वही खून देने का आदेश दे दिया। नर्स मुनासिब इंतजाम करने लगी। गोली लड़की के कंधे से आर पार गुजर गई थी। तभी एकाएक युवती के मुंह से करहा निकली। उसकी आंखें फड़फड़ाई। फिर उसने आंखें पूरी खोली और आतंकित भाव से चारों तरफ देखा। मैं कहाँ हूँ? वो क्षीण स्वर में बोली। घबराओ नहीं, विक्रम सिंह सांत्वनापूर्ण स्वर में बोला। तुम सुरक्षित हाथों में हो। अमित कहाँ है? अमित तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम है? उस कैप्टन का? हाँ, वो कहाँ है? वो भी यहीं है। तुम उसकी फिक्र ना करो। वो जिंदा है या तुम इस वक्त कोई फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो उस आदमी ने पिस्तौल का दस्ता अमित के सिर पर मारा था। हे भगवान, कैसे खोपड़ी खुल गई थी उसकी। अमित को उस पर झपटना नहीं चाहिए था। क्या ले जाता वो हमारा? कुछ 100 रुपए। लेकिन अमित उस पर झपट पड़ा। उसने क्या बहुत वार किए थे अमित पर? हाँ, कई। खोपड़ी पर पहला वार होने के बाद भी अमित ने उसको काबू करने की कोशिश नहीं छोड़ी थी। मैंने मना किया लेकिन वो ना माना। उस कसाई ने कई वार किए अमित पर और तब तक करता रहा जब तक वो गिरना पड़ा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मुझे शूट कर दिया। वो आक्रमणकारी देखने में कैसा था? बहुत भला, शरीफ, सभ्य, जेंटलमैन। हमें तो उससे कतई डर नहीं लगा था, तभी तो अमित उस पर झपट पड़ा था। लेकिन वो तो ओ माय गॉड। आप लोग मुझे साफ बताइए, अमित किस हालत में है? वो जिंदा तो है? तुम्हारा नाम क्या है? निशा कोहली। कहाँ रहती हो? 5 शंकर रोड। अमित मर तो नहीं गया? आप लोग मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? आप लोग। विक्रम सिंह ने डॉक्टर को संकेत किया। डॉक्टर ने उसे सिडेटिव का इंजेक्शन दे दिया। फिर एम्बुलेंस वहां से कूच कर गई। एम्बुलेंस रवाना होने के बाद घटनास्थल टेक्नीशियनों के हवाले हुआ। जरूरी तस्वीरें खींची गई। मारुति वैन के खुले दरवाजे पर से उंगलियों के निशान उठाए गए। प्लास्टर ऑफ पेरिस के गाढ़े घोल की सहायता से गीली कच्ची जमीन पर बने फुटप्रिंट्स उठाए गए। अंत में जब अमित नामक उस युवक की लाश उठाई जा रही थी तो तब कहीं जाकर किसी की निगाह उसके दाएं हाथ की मुट्ठी में बिछी एक घड़ी पर पड़ी। घड़ी वहां से निकाली गई। तो दोस्तों, ये था डायल 100 नॉवल का तीसरा पार्ट। आपको ये पार्ट कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।